गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो हमारा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन्स। एक टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं केमिकल properties of हेलोएरिन्स। अब हमें हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, लेकिन हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को जानना है। हेलोएरिन्स की अगर रिएक्टिविटी को आप जान लेते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे कंफ्यूजिंग जो है वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। वो कंफ्यूजिंग कैसे क्रिएट हो सकता है। कभी कभी हमारे पास हेलो एल्केन्स भी दे सकता है, कभी कभी हेलोएरिन्स भी दे सकता है। दोनों में कंपेयर करने के लिए कह सकता है कि इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी कम, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा और क्यों। ये वर्ड हमेशा याद रखना पड़ेगा। हमें क्यों का आंसर देना है। अगर क्यों का आंसर आपने दे लिया तो डेफिनेटली चीज़ों को आपने बहुत ही थॉरली स्टडी किया और यही चीज़ आपको किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता दिलाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि क्यों का आंसर देना विद एक्सप्लेनेशंस करके आपको देना। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ पे सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें सबसे पहले हम एक पॉइंट इसमें एक डालेंगे और जिसमें हम लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स। ओके, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी यानी कहने का मतलब क्रियाशीलता की अभिक्रियाशीलता कैसी है हेलोएरिन्स की। अब बात आती है कि हमने ये टॉपिक हेलो एल्केन्स में की रिएक्टिविटी को क्यों नहीं किया। हेलो एल्केन्स में किया था। हेलोजेंस के जो डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स थे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन सबके बीच में हमने कंपेयर किया था। वहां पे रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कशंस किया था। जब हम हेलो एल्केन्स या हेलोएरिन्स दोनों के बारे में डिस्कशंस करते हैं तो एक वर्ड में हम लिखते हैं RX, लिखते हैं इस तरीके से। RX लिखते एक बात हमेशा याद रखना होगा, R अगर एल्किल ग्रुप होता है, अगर ये हमारा एल्किल ग्रुप है तो ये हमारा हेलो एल्केन्स हो जाता है। हेलो एल्केन्स हो जाता है। ये बात सब लोग आप लोग जानते हैं। अगर यही R हमारा कोई एरिल ग्रुप हो जाता है, एरिल ग्रुप हो जाता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एरोमेटिक, यानी कहने का मतलब हेलोएरिन्स हो जाता है। हेलोएरिन्स। इतनी सी बात अगर समझ में आ गया होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर एल्किल ग्रुप रहे और एरिल ग्रुप रहे, दोनों में कार्बन ही है जिससे हमारा हेलोजन अटैच्ड होता है। तो डेफिनेटली इन दोनों में कंपेयर करना भी बनता है कि हम कंपेयर करके चीज़ों को देखें कि कैसे इसकी रिएक्टिविटी वेरी करता है, किसकी रिएक्टिविटी कम, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। इस बारे में हमें जानना पड़ता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों की रिएक्टिविटी कंपेयर करने का मतलब RX, यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड है इसी के बारे में हमें डिस्कशंस करना है। इसमें 3 फैक्टर है जो इसकी हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है। यानी कहने का मतलब एक वर्ड में अगर हम कह दें कि द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरिन्स इज लेसर देन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी है वो हेलो एल्केन्स से कम होती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, वो कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से कमी होती है, उस रीजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये रीजन आपके दिमाग में होनी चाहिए हमेशा से। अगर दिमाग में होगी तो डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे लेंगे। हमेशा ये बात ध्यान रखिए। तो वो कौन से फैक्टर है जो हेलोएरिन्स की रिएक्टिविटी को कम करता है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, हाइब्रिडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन एट कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होता है जो जिसके साथ हमारा हेलोजन
अटैच्ड होता है वो, और तीसरा कंडीशन आपका पोलैरिटी होता है। आइए मैं तीनों के बारे में एक हेडिंग डाल दूं और फिर मैं लिखने की कोशिश करूं कि ये कौन कौन से होते हैं, तो समझने की कोशिश करते थे। फैक्टर दैट डिस्क्राइब हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोएरिन्स रिड्यूसेस, या हम कह सकते हैं द फैक्टर बाय विच वी कैन डिस्क्राइब द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ या लेस रिएक्टिविटी ऑफ हैलोएरिन्स। हैलोएरिन्स की जो कम रिएक्टिविटी है वो तीन फैक्टर को हम डिस्कस करके कर सकते हैं। वो तीन फैक्टर हमारे पास कौन कौन सा होता है? रिजोनेंस, स्टेबलाइजेशन, याद रखिएगा द थ्री फैक्टर्स, वो थ्री फैक्टर्स कौन कौन से हैं? बात करते हैं थ्री फैक्टर्स के बारे में। एक आपने वर्ड यूज किया रिजोनेंस, हाइब्रिड स्टेबलाइजेशंस, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन। हमेशा याद रखें रिजोनेंस, स्टेबलाइजेशन, कभी कभी ये Z से भी लिखा होता है, कभी S से भी लिखा होता है, स्टेबलाइजेशन। और दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है हाइब्रिडाइजेशन, ऑफ कार्बन और कार्बन हैलोजन बॉन्ड इन हैलोएरिन्स। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है पोलैरिटी। क्या आता है? पोलैरिटी। ये तीन पॉइंट है, ये तीन फैक्टर है जो किसी भी हैलोएरिन्स की जो रिएक्टिविटी कम है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। अब आता है ये हाउ, कैसे ये तीन पॉइंट है, उस तीन पॉइंट को हमें डिस्क्राइब करके देना है, कंपेयर करना है हैलोएल्केन के साथ में। ये बात हमेशा याद रखें। सबसे पहले पहला पार्ट जो हमने लिख रखा वो रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन लिखा। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे, इसके बारे में हमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना होगा। किसी भी मान लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और सबसे पहले पॉइंट को लेते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशंस की। जब बात करते हैं तो हमें सबसे पहले रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाना पड़ेगा किसी भी हैलोएरिन्स का, यानी हैलोजन बेंजीन का हम बना लेते हैं। हैलोबेंजीन में भी कोई पर्टिकुलर एक कंपाउंड ले लेते हैं और वो पर्टिकुलर कंपाउंड हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। सपोज क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। और इस तरीके से हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन को हमने इस तरीके से लिखा। इसके ऊपर आपको पता है 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन के ऊपर होते हैं और बेंजीन के ऊपर मैंने इस तरह से रख दिया। और अल्टरनेटिवली हमने डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है उसी के बारे में हमने लिखा। अब आइए देखते हैं कि ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशंस को समझाने के लिए हमें सबसे पहले इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डोनेट किया तो ये बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इस ऑर्थो पोजीशंस पे, ऐसे। क्लियर? इस तरीके से इसके बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड क्लोरीन पे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और जो बॉन्ड जहाँ है वो वहीं पे ऐसे रहेगा। फिर अगर हम इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं तो इस पाई बॉन्ड को फिर से हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे और एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन, वो डिलोकलाइज कर रहा है पूरे स्ट्रक्चर में। क्लोरीन के पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड बन जाएंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी थे। फिर से हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करते हैं और इसको यहाँ पे तोड़ देते हैं इस तरीके से, तो फिर नया एक स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसे बन जाएगा। और इस सभी स्ट्रक्चर्स को जरा कंपेयर करते हैं। चलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज और फिर आपके पास यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड आपके आ जाएंगे। इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे हमारा डिलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता हुआ चला जा रहा है। फिर से अगर इसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये फिर से यहाँ चला जाएगा और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास
क्लोरीन फिर से यहाँ पे आ जाएगा, लोन पेयर इसके तीनों एज इट इज इस तरीके से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इन स्ट्रक्चर्स में इसको हम दे देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर्स देते। तो इन स्ट्रक्चर्स को जरा आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से इसकी रिएक्टिविटी क्यों कम हो जाता है, इसके बारे में समझना है हमें। तो आप देखेंगे कि क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो क्लोरीन है, हेलोजन का जो मेंबर आपके पास क्लोरीन आपने ले रखा, जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड है, जिसके साथ में बॉन्डेड है, वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। रिएक्टिविटी कम क्यों? अब लोगों के ध्यान में एक चीज आएगा कि अरे डबल बॉन्ड होता है तो उसकी रिएक्टिविटी तो हाई होती है, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होता है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपका दे सकता है। और यही रीजन था कि हैलो एल्केन्स में कोई इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं बनता था। वहां पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता था, सिंगल बॉन्ड होता था, एक सिग्मा ही बॉन्ड वहां पे होता था, और वो बॉन्ड को तोड़ना आसान था कंपैरिजन टू दो बॉन्ड को तोड़ना। इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाने का मतलब ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का नाम देते हैं। यानी कहने का मतलब एक फैक्टर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, जिसके तहत कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से इस बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो शॉर्टेंड होता है। शॉर्टेंड हो जाने की वजह से जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। यही रीजन है कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है कंपैरिजन टू आपके हेलो एल्केन्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना होगा। बॉन्ड लेंथ अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो दैट मींस बॉन्ड लेंथ आपका छोटा हो गया, और बॉन्ड लेंथ जब छोटा हो जाता है, शॉर्टेंड हो जाता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना काफी डिफिकल्टीज हो जाता है कंपैरिजन टू जो सिंगल बॉन्ड था उसके। ये चीज कैसे देखा गया? एक्सरे डिफ्लेक्शन के थ्रू या एक्सरे एनालिसिस के थ्रू ये चीज देखा गया है। इसी में एक चीज और बताते, जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है तो अगर हम देखते हैं यही जो क्लोरोबेंजीन आपने बनाया, तो क्लोरोबेंजीन का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.69 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होता है। क्लोरोबेंजीन में इसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से 1.69 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होता है। और इसी जगह पे अगर हम हेलो एल्केन्स में या क्लोरोएथेन की बात करते हैं, क्लोरोएथेन की बात करते हैं, तो वहां पे सिंगल बॉन्ड ही होता है, उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो आपके 1.82 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होता है। अब बताइए कि बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया किसके केस में? इसके केस में ये जो आपने बना रखा क्लोरोएथेन की बात करते हैं, C2H5Cl की बात करते हैं, इसमें बॉन्ड लेंथ आपका इतना हो गया। अगर ये चीज है तो इस बॉन्ड लेंथ को देख करके ही हम जान सकते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, ओके, और रिएक्टिविटी उसकी ज्यादा होगी। यही रीजन है कि क्लोरोएथेन की जो रिएक्टिविटी हो कम, और किस लिए हो रहा है? इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनने की वजह से हो रहा है। डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का नाम देते हैं। क्लियर? आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा था, और उसमें एक वर्ड लिखा था पोलैरिटी के बारे में डिस्कशन किया था। आइए इसको इरेज करते हैं। ओके, इस वीडियो को रोक करके आप चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप समझेंगे तो इस दो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में जिक्र किया, बॉन्ड लेंथ शॉर्टेज होने के बारे में, उसके बारे में आप लोग पढ़ेगा। ये जो हमारा सेकेंड है ये है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
या हाइब्रिडाइजेशन किसका, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। ओके, कार्बन हैलोजन बॉन्ड में, या बॉन्ड ना भी लिखे तो चल जाएगा, यहां तक की बात करते हैं इन हैलोएरिन्स, ये हैलोएरिन्स के बारे में, इन हैलोएरिन्स। ओके, जब हैलोएरिन्स की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं। अगर हमने इस तरीके से बॉन्ड आपने बना रखा है, ये चीज आपने शो कर रखा है और यहाँ पे आपका हैलोजन है, तो ये जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 टाइप का होता है। इसी जगह पे कोई हेलो एल्केन्स अगर आ जाए इस तरीके से, जैसे C2H5 और आपने X लिख रखा, तो यहाँ पे जिस कार्बन के साथ में ये अटैच्ड है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका कितना है, sp3 है। sp3 और sp2 होने की वजह से इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपैरिजन टू इस कार्बन ग्रेटर हो जाता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर हो जाता है तो ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन हैलोजन एंड कार्बन ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन इज स्ट्रांगली कैप्ड बाय कार्बन एटम। दैट मीन्स कहने का मतलब ये जो आपके पास sp2 कार्बन एटम होता है बेंजीन रिंग का या एरोमेटिक कंपाउंड का, ये जिस हैलोजन के साथ में बॉन्डेड होता है, इसका जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है। कहने का मतलब ये कार्बन जाने नहीं देता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी कहने का मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। ऑलरेडी ये बात अगर आपको समझ में आ जाएगी तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, यही वजह होती है कि जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डेफिनेटली इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। जैसे आपने उसमें हेलो एल्केन्स में इस हैलोजन को आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप से, साइनाइड ग्रुप से, आइसोसाइनाइड ग्रुप से, एमीन ग्रुप से, हाइड्रोजन सल्फाइड से जो मर्कैप्टाइड का फॉर्मेशन आपने कर रखा था, डिफरेंट आपने फंक्शनल ग्रुप से वहां पे रिड्यूस किया था। वो रिड्यूस करना, वो रिडक्शन यहाँ हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आएंगी उसके कंपैरिजन में, उस हेलो एल्केन के कंपैरिजन में। इसी वजह से यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। उसके लिए ये तीन रीजन जो हमने बताया वो आपके ये तीन जो फैक्टर हमने बताया वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके कम रिएक्टिविटी के लिए, लेस रिएक्टिविटी के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या कहा कि बेंजीन में जिस हैलोजन जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और हेलो एल्केन्स में जिस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो sp2 हाइब्रिड जो कार्बन होता है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक, दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम इन हेलो एल्केन्स। ड्यू टू दिस the carbon atom strongly bind up the sharing electron between the carbon and halogen। कार्बन और हैलोजन के बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको स्ट्रांगली वो क्या करता है, बाइंड अप करके रखता है, जो जाने नहीं देता। अगर जाएगा नहीं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इजीली वे में हो नहीं सकता। यही वजह है कि इसकी रिएक्टिविटी एक बार फिर से कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते पोलैरिटी की बात करते हैं। पोलैरिटी की बात करते हैं, आइए इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पोलैरिटी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, पोलैरिटी, जो फैक्टर है जो ऑलरेडी फिर से एक बार रिस्पॉन्सिबल होता है इसके रिएक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोलैरिटी। ओके, ये तीसरा पॉइंट हमारा है पोलैरिटी। पोलैरिटी ध्रुवीयता, ध्रुव का फॉर्मेशन करना, पोल का फॉर्मेशन करना। ओके, ये जो पोलैरिटी ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है इस बात को समझना चाहिए। अभी हमने डिस्कशंस किया था कि हमारे पास अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो हम पाते रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाया,
आपने उसमें भी पाया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। वहां पे जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.69 एंगस्ट्रॉम के इक्विवेलेंट होता है। अगर हम यही चीज हेलो एल्केन्स में देखते हैं तो वहां पे 1.82 एंगस्ट्रॉम की इक्विवेलेंट हो जाता है। दैट मींस बॉन्ड लेंथ शॉर्टेज हो गया, बॉन्ड लेंथ शॉर्टेज हो गई, ये एक कंडीशंस हो गया। दूसरा कंडीशंस आपने दूसरे वर्ड में ये यूज किया कि पोलैरिटी। डेफिनेटली इसकी जो पोलैरिटी होती है, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात आपने दो किया था अभी अभी, इस तरीके से आपके पास हेलोजन है और आपके पास C2H5 और फिर हेलोजन है, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये हो गया, इसका जो बॉन्ड लेंथ है ये हो गया। तो डेफिनेटली इससे पता चलता है कि इसकी रिएक्टिविटी कम, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। दूसरी कंडीशन, जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, तो इस कंडीशंस में इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इस कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है। इस कार्बन के कंपैरिजन में अगर ज्यादा हो जा रहा है तो डेफिनेटली इसकी जो पोलैरिटी है वो आपका क्या हो गया, लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा कंपैरिजन टू दिस, कंपैरिजन टू दिस। ओके, यही वजह होता है कि इसकी पोलैरिटी कम होगी। और अगर पोलैरिटी कम होगी तो जो हैलोजन आपका अटैच्ड है इसके साथ में वो इजिली वे में रिड्यूस नहीं हो पाएगा, और अगर इजिली वे में रिड्यूस नहीं हुआ तो रिएक्टिविटी भी आपका उतना इजिली वे में नहीं होगा, यानी रिएक्टिविटी में कुछ डिफिकल्टीज आएगी। अगर हम क्लोरोमेथेन या क्लोरोएथेन की बात करते हैं और इसकी रिएक्टिविटी और क्लोरोबेंजीन के बारे में अगर डिस्कशन करते हैं, यही एथेन है हमारे पास और ये, अगर हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है उसकी जो पोलैरिटी होती है, डाइपोल मोमेंट होती है 1.7, जो डाइपोल मोमेंट होता है क्लोरोबेंजीन का, क्लोरोबेंजीन एक एग्जांपल देते हैं, क्लोरोबेंजीन इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.7 डाप्टर, 1.7 डाप्टर। ओके, डी ये इसका यूनिट है। दूसरे कंडीशंस में अगर हम क्लोरोएथेन की बात करते हैं तो वहां पे जो इसका डाइपोल मोमेंट होता है 2.05 डाप्टर के बराबर होता है। अगर हम क्लोरोएथेन लेते हैं C2H5 और Cl है और इसका जो पोलैरिटी है, जो डाइपोल मोमेंट है वो 2.05 डाप्टर के बराबर। अब इसको देख करके आप क्लियर कर सकते हैं, जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे पहले देगा, जिसका कम है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम देगा। तो ये चीज जो हमने अभी तक पढ़ा या समझने की कोशिश किया हम लोगों ने, यही जानने की कोशिश किया कि इसकी रिएक्टिविटी अगर हम कंपेयर करते हैं आपके हेलो एल्केन से तो कैसे कम, किस वजह से कम, और वो वजह कौन कौन सी है, वो वजह को देखने की हम लोगों ने कोशिश किया है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछता है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, तो वो किसकी ज्यादा है, वो हेलो एल्केन्स की ज्यादा है, हेलो एरीन्स की कम क्यों है। अगर ये क्वेश्चन आता है क्यों कम है, अगर ये बात आया तो आप बोलेंगे उसके लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और वो 3 फैक्टर आपके पास रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है और तीसरा पोलैरिटी है। अगर आपसे पूछता है रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसा है और रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से क्यों ऐसा आता है, तो आप बोलेंगे रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से जो एरोमेटिक कार्बन और हेलोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और उसी डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड लेंथ उसका शॉर्ट हो जाता है, और बॉन्ड लेंथ जब शॉर्ट हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होने के वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन हेलो एल्केन। इतनी सी बात जब आप कह देंगे पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा वहां पे। दूसरा अगर कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके कम रिएक्टिविटी के लिए, तो वहां पे आप वर्ड यूज करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में sp2 टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कार्बन जिसके ऊपर हमारा हेलोजन एटम अटैच्ड है हेलो एरीज में, और sp2
हाइब्रिड जो कार्बन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन sp3 हाइब्रिड कार्बन जो आपके हेलो एल्केन्स में प्रेजेंस है। इसी वजह से उसकी रिएक्टिविटी एक बार फिर से कम आ जाता है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के वजह से कार्बन के द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो कार्बन हेलोजन के बीच में है वो स्ट्रांगली बॉन्ड होता है, जो स्ट्रांगली जाने नहीं देता है, ऐसा कह सकते हैं। कंपेरिजन टू फिर हेलो एल्केन्स आप वर्ड यूज करेंगे, जिसके वजह से ये रिएक्टिविटी एक बार फिर से हेलो एल्केन्स के डिक्रीज हो जाए। पोलैरिटी कैसे आप बोल सकते हैं एक वर्ड में, जो डाइपोल मोमेंट होता है आपके हेलो एरेंस में कार्बन और हेलोजन के, वो डाइपोल मोमेंट आपके 1.7 डायप्टर के बीच में होता है, जबकि हम हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा होता है। अगर एक एग्जांपल देकर के क्लोरोबेंजीन और क्लोरोएथेन की बात करते तो वहाँ पे मैंने ये दो चीज़ लिख दी है। इन चीज़ों को देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा वैरी करता रहता है। अगर इतनी सी बात आपके समझ में आ रहा होगा तो अभी नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही आप इसके बारे में ये 3 पॉइंट जब हम पढ़ लेते हैं तुरंत केमिकल रिएक्शंस हेलोरेंस पढ़ते हैं, वो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस जब भी पढ़ेंगे तो आपको पता है कि क्या करना चाहिए, कैसे उसकी रिएक्टिविटी वैरी करता है, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो वो वैरी करता रहता है। इसमें भी काफ़ी आगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे। खैर ये इतनी सी समझ में आ रही है। ओके, थैंक यू, बाय।